संघ की स्थापना से लेकर आज तक उस पर 3 बार राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लग चुका है, जिनमें पहला प्रतिबंध साल 1948 में लगा था, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आरोप था कि इस हत्या की साजिश के पीछे संघ का हाथ है। हालांकि आरोप कभी साबित नहीं हुए और संघ पर लगे प्रतिबंधों को बाद में वापस ले लिया गया। दूसरी बार प्रतिबंध साल 1975 में लगा, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी। उस वक्त राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले संघ ने जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और जयप्रकाश नारायण ने अपनी एक रैली में संघ का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर संघ फांसीवादी है तो मैं भी फांसीवादी हूं। और तीसरा प्रतिबंध साल 1992 में लगा, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। संघ को लेकर एक और बड़ा विवाद यह रहा कि उसने साल 2002 से पहले तक अपने नागपुर मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नहीं फहराया, जिस पर संघ के विरोधियों और आलोचकों ने उसकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर कई सवाल खड़े किए। लेकिन यहां संघ की दलील क्या है? वो एक दलील देते हैं कि उसका विरोध तिरंगे को लेकर कभी था ही नहीं। संघ का कहना यह था कि कांग्रेस ने अपने झंडे में मामूली परिवर्तन करके उसे पूरे देश का झंडा बना दिया था, जिसका गोलवलकर ने विरोध किया था। और दूसरा, पहले निजी भवनों पर तिरंगा फहराने को लेकर नियम बहुत सख्त थे और ऐसा करने की इजाजत नहीं होती थी। इसीलिए संघ ने 2002 से पहले तक अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगे को कभी नहीं फहराया था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जब इतनी राजनीति होती है, तब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब दादर और नगर हवेली और गोवा में भारत के तिरंगे को नहीं फहराया जा सका था। उस समय इन दोनों जगहों पर पुर्तगालियों का शासन था, जिसके बाद इनकी आजादी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मुक्ति आंदोलन चलाया। साल 1954 में इसी संघ के स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान देते हुए पहली बार दादर और नगर हवेली के सिलवासा में भारत का तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद गोवा की धरती पर भी तिरंगा फहराने में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई और संघ के 32 वर्षीय स्वयंसेवक राजा भाऊ महाकाल इस आजादी के लिए शहीद भी हुए। और आज भी संघ यही पूछता है कि अगर वो तिरंगे के खिलाफ होता तो क्या दादरा और नगर हवेली और गोवा में तिरंगा फहराने के लिए उनके स्वयंसेवक अपना बलिदान देते? संघ को लेकर जो विरोध रहा है या संघ को लेकर जो विवाद रहे हैं, उनकी बात हमेशा होती है, लेकिन संघ ने आजाद भारत की यात्रा में एक योगदान दिया। उसके बारे में भी जो जानकारी है किताबों के जरिए, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में होना था, तब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरु गोलवलकर को महाराजा हरि सिंह से बात करने के लिए भेजा था। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में वामपंथी दलों का झुकाव चीन की तरफ था, इसका आरोप लगा, तब भी संघ ने सेना तक रसद पहुंचाने में मदद की। उस वक्त संघ के स्वयंसेवक रास्तों पर निगरानी में भी सेना की मदद करते थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों ने सबसे ज्यादा रक्तदान किया था और घायल सैनिकों की भी संघ के स्वयंसेवकों ने मदद की थी। इसके अलावा साल 1971 में जब ओडिशा में तूफान आया, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए, 84 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई, 1999 में करगिल का युद्ध, 2004 में सुनामी, 2013 में उत्तराखंड में बाढ़, हर बार संघ के स्वयंसेवक सहयोग के लिए तैयार रहे। उन्होंने राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों की मदद में एक बड़ी भूमिका निभाई। आज देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जब संघ राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहता था, तो उसने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मदद क्यों की, और ये रिश्ता दोनों का कहलाता क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु से पहले जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू की सरकार से इस्तीफा दिया, तब वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर नागपुर गए थे और वहां उन्होंने गुरु गोलवलकर से मुलाकात की और उनसे जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा था कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाने में संघ की मदद चाहते हैं, लेकिन उस वक्त गुरु गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मदद करने से इनकार कर दिया। उस वक्त गुरु गोलवलकर का कहना था कि वो संघ को किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ महीने बाद गोलवलकर ने अपने फैसले को बदला। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए संघ के 5 स्वयंसेवक दिए, जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख और बलराज मधोक का नाम प्रमुख था।
इन स्वयं सेवकों के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसने साल 1951-52 के पहले लोकसभा चुनावों में भी हिस्सा लिया और इसे देश की सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत ली। इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा रही, लेकिन इसके बाद संघ के तत्कालीन प्रमुख बाला साहब देवरस ने जनसंघ को भंग किया और भंग करके भारतीय जनता पार्टी बनाने का विचार पेश किया और आज देश में पिछले 11 सालों से इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संघ के एक स्वयंसेवक के तौर पर ही शुरू किया था। संघ के आलोचकों ने उसे हिंदुत्ववादी संगठन साबित करने की कोशिश की और यह भी धारणा बनाई गई कि संघ को चलाने वाले कट्टरवादी हैं। लेकिन आज जरा आप एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए। पिछले 100 सालों में संघ के 6 सर संघ चालक हुए हैं, जिनमें डॉक्टर केशव बलेराम हेडगेवार पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। दूसरे सर संघ चालक गुरु गोलवलकर थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में मास्टर्स की पढ़ाई की और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। तीसरे सर संघ चालक बाला साहब देवरस एक वकील थे और उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की थी। चौथे सर संघ चालक राजेंद्र सिंह थे, जिन्होंने BSc की पढ़ाई की थी और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के हेड और प्रोफेसर थे। पांचवें सर संघ चालक KS सुदर्शन थे, जो इंजीनियर थे और उन्हें 13 भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान था। और संघ के छठे और मौजूदा सर संघ चालक मोहन भागवत हैं, जिन्होंने वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की पढ़ाई की है और वो साल 2009 से आज तक संघ के प्रमुख हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की उम्र 75 साल की है और मोहन भागवत प्रधानमंत्री से सिर्फ 7 दिन ही बड़े हैं।